अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर नंबर 14 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया पाक स्टडी 301। तो इस लेक्चर में सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि कुछ एक्ट इंट्रोड्यूस करवाए गए थे उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में थी, उसके मुताबिक आपको बातें बताई जाएंगी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935 ये एक्ट्स थे। इसके बाद एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का काम जी यहाँ पर ये बताने कि 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया कि आप वो कंप्लीट टेक ओवर करने लगे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, पोस्ट जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इंडियन जो है वो क्रिएट की जाएगी कैबिनेट के ज़रिए, काबीना के ज़रिए, और सेक्रेटरी जो स्टेट है इंडिया का वो एम्पावर्ड होगा गवर्नमेंट और रेवेन्यूज़ ऑफ इंडिया से। 1 नवंबर 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने मतलब प्रॉपर्ली उठाने का फैसला किया, ये इख्तियार अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के, उन्हें वाइसराय का टाइटल दिया गया उस वक्त, और उन्होंने ऑफिस में कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत में नहीं बल्कि इन ऑफिस बट नॉट एज अ कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव बट डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ना कि कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव को। मोरओवर आर्मी जो थी कंपनी की वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ चुकी थी। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये एक्ट जो था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में लाया गया था। बिफोर दैट लॉज वर प्रोमलगेटेड ईस्ट इंडिया कंपनी पर ये लॉ प्रोमलगेट किया जाता करने से पहले अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के मुताबिक क्या था जी, इस एक्ट जो था 1861 का, इसके मुताबिक ये था कि गवर्नर जनरल जो है वो स्पेशल टास्क साइन कर सकता है किसी भी मेंबर को। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो गवर्नर जनरल से डिस्कस किए जाएंगे, जबकि कुछ सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट जो मसले होंगे वो वाइसराय के साथ भी डिस्कस किए जाएंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा वगैरह। इसके बाद मेंबरशिप काउंसिल जो है काउंसिल की वो रिड्यूस कर बढ़ा दी जाएगी 6 से 12 तक। हाफ जो मेंबर होंगे वो नॉन ऑफिशियल्स होंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे, जो कि 2 ईयर्स के लिए काउंसिल के पास लिमिटेड मतलब कानूनी पावर्स होंगी। इसके बाद मद्रास और मुंबई में काउंसिल अप्रूवल का इंतज़ार करेंगी गवर्नर जनरल की, और गवर्नर जनरल का अप्रूवल नीडेड होगा उन्हें। और दिस एक्ट प्रोवाइडेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन बाय नॉमिनेशन, मतलब इस एक्ट ने प्रोवाइड किया कि इंग्लिश की रिप्रेजेंटेशन होगी नॉमिनेशन के साथ। जी जो लास्ट आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 का था। बाय दिस एक्ट साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज कर दिया जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स भी इंक्रीज कर दिए जाएंगे, 10 से 16 हो जाएंगे। प्रोविंशियल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन जो है इंक्रीज हो जाएगी। मद्रास और मुंबई जो है 8 से 12, बंगाल में 12 से 20 हो जाएंगे। लिमिटेड पावर्स जो है वो लेजिस्लेचर्स को दे दी जाएगी, कानूनी असम्बलियों को क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकेंगे। नॉमिनेशन जो होगी वो स्पेशल इंटरेस्ट से मतलब अलाउ होगी नॉमिनेट करना स्पेशल इंटरेस्ट की बेस पर, और गवर्नर जनरल और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ये अपॉइंटमेंट बना करेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ये एक्ट जो था अनदर स्टेप था कि इंडियन की रिप्रेजेंटेशन को मजबूत बनाया जाए गवर्नमेंट में उस वक्त। इस एक्ट में क्या था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद बढ़ा दिया जाएगा सेंट्रल, एडिशनल मेंबर्स होंगे 60 तक। ऑफिशियल मेजोरिटी जो होगी वहीं पर रहेगी। प्रोविंशियल साइज जो है वेरी करेगा डिफरेंट प्रोविंसेस में। मुंबई, मद्रास, बंगाल, यूपी में 50 मेंबर्स होंगे आपके। आई थिंक इस 50 का मकसद यही है। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, ऑल मेंबर्स जो होंगे वो सारे मेंबर ये नहीं है कि इलेक्टेड होंगे। काउंसिल्स की पावर जो है वो इंक्रीज कर दी जाएंगी। फिर नाव के आगे बयान करते हैं। बजट जो है वो डिस्कस किया जाएगा, मेंबर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी रिजोल्यूशंस और क्वेश्चंस रखें। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो मुंबई के लिए बनाई जाएगी। मद्रास और बंगाल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोविंसेस होंगे। इसके बाद इलेक्शन जो है वो हेल्ड किए जाएंगे यूनिवर्सिटी सेनेट्स की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जानिब से, म्यूनसिपल कमेटीज की जानिब से। जमींदार और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो थे वो भी होंगे। सेपरेट इलेक्टेड जो है माइनॉरिटीज के लिए एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मोंटेगो चेम्सफर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। रिफॉर्म्स का मतलब यही होता है कि बेहतरी लाना बेसिकली। बैकग्राउंड ये था कि सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स जो हुई थी
1909 से 1919 तक। वर्ल्ड वार 1 जो थी 1914 से 18 तक रही। पॉलिटिकल एक्टिविटीज के दौरान तरीके खिलाफत वाली हुई। मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स चेंज हुए, लखनऊ पैक्ट हुआ एटसेट्रा। 1916 वाला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस की ग्रेजुएशन इंडक्शन ऑफ इंडियन इन ऑल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट वुड बी डन, मतलब कि तमाम ब्रांचेस में, गवर्नमेंट की तमाम ब्रांचेस में इंडियन को इंडक्ट किया जाएगा, इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, इन्हें शामिल किया जाएगा। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। इसके बाद कमीशन रैंक दिए जाएंगे इंडियन आर्मी को। मिस्टर मोन्टेगो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने विजिट किया था इंडिया को 1917 नवंबर टू अप्रैल 1918 के दरमियान और डिस्कस किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। वाइस राय जो उस वक्त के थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और इंडियन नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। आउटकम जो आया था वो ये था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये आउटपुट आया था उस वक्त। नेक्स्ट मूव करते हैं साइलेंट फीचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसके फीचर क्या है, 1919 के फीचर क्या जी। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस एक्ट से क्या हुआ, बाइकैमरल लेजिस्लेचर हुआ सेंटर में। जिसमें 2 हाउसेस थे। वन वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट, एक स्टेट की काउंसिल का था जिसमें 60 मेंबर थे, दूसरे में 34 थे, 60 में से जो 34 थे, 60 में से 34 जो थे वो इलेक्ट किए गए थे, जबकि 26 को नॉमिनेट किया गया था ऑफिशियली एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। काउंसिल का दौरानिया जो था वो 5 ईयर्स तक रखा गया। इसके बाद टेन्योर जो है दौरानियों को कहते हैं, मुद्दत को कहते हैं। इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो 145 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी, पर 105 जो थे वो इलेक्टेड थे और रेस्ट जो बाकी थे वो नॉमिनेटेड थे। डायरेक्ट इलेक्शन जो थे इंट्रोड्यूस करवाए गए लिमिटेड फ्रेंचाइज के साथ पर बेस ऑफ प्रॉपर्टी की बेस पर, टैक्स पेइंग की बेस पर। प्रीवियस एक्सपीरियंस जो था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, यूनिवर्सिटी सेनेट्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एटसेट्रा, ये आपने रीड आउट करना है। सेपरेट इलेक्टेड्स जो थे माइनॉरिटीज के लिए, इनके बारे में भी बयान किया गया। लिमिटेड लॉ मेकिंग पावर्स जो है वो लेजिस्लेचर को दी जाएंगी, लेकिन सर्टन कैटेगरीज के लिए कुछ ऐसी सूरतें होंगी जहाँ पर लेजिस्लेचर कानून साजों को मतलब अप्रूवल नीडेड होगा, ठीक है। इसके बाद नो कंट्रोल ओवर डिफेंस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। फॉरेन पॉलिसी, बजट एटसेट्रा, इस पर भी कोई कंट्रोल नहीं होगा। लेजिस्लेचर कुड रिफ्यूज ग्रांट बट गवर्नर जनरल कुड रिस्टोर देम। कानून साज जो असेंबली है, लेजिस्लेचर है, वो ये जो ग्रांट्स दी गई हैं इन्हें रिफ्यूज कर सकती हैं, इनकार कर सकती है, लेकिन गवर्नर जनरल जो है वो इन्हें रिस्टोर करेगा, दोबारा बनाएगा। क्वेश्चंस, रिजोल्यूशंस, एडजमेंट मोशंस अलाउड, क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। इसके बाद गवर्नर जनरल रिमेंड अ पावरफुल ऑफिस रहेगा ऑल एग्जीक्यूटिव के साथ, लेजिस्लेटिव पावर्स के साथ और नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ। 2 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स वर गिवन इन द एक्ट, 2 लिस्ट हैं सब्जेक्ट्स की जो एक्ट में बयान की गई। वन वाज सेंट्रल एंड द अदर वाज प्रोविंशियल। एक सेंट्रल है और अदर प्रोविंशियल है। सेंट्रल हैड ओवर राइटिंग पावर्स, जबकि सेंटर के पास ओवर राइटिंग पावर्स हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उसमें क्या बयान किया जा रहा है, मेंबरशिप इंक्रीज हो गई थी। 70% वर इलेक्टेड, 70% जो थे वो इलेक्टेड थे। दे वर हैविंग लिमिटेड पावर्स, उनके पास लिमिटेड पावर्स थी। दे कुड रिजेक्ट बट गवर्नर, वही बात है कि वो रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन गवर्नर जनरल ने उसे रिस्टोर करना था। डियाची सिस्टम जो था प्रोविंसेस में, ये एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था प्रोविंसेस में। इस नए एक्ट के मुताबिक क्या था कि सब्जेक्ट्स जो थे वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए थे, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स में आ जाता है जी जुडिशरी, कैनल, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस, प्रेस पावर एटसेट्रा वगैरह के मतलब मामलात, और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में आ जाता है लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ। इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट, अगर इन्हें तकसीम किया जाए तो इफ समथिंग बिलोंग टू द रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड साइड, द गवर्नर जनरल वाज इंटाइटल्ड टू मेक द फाइनल डिसीजन, कि अगर कोई मतलब रिजर्व या ट्रांसफर साइड की तरफ जाना चाहे तो वो गवर्नर जनरल ही फैसला करेगा, फाइनल वही माना जाएगा। लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाई गई। सिस्टम ऑफ डियाची वाज कॉम्प्लिकेटेड, डियाची का सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड था। कंटिन्यूअस टसल बिटवीन द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स क्रिएटेड फियर ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो इनके आपस में गहमा गहमी थी, मतलब इसने क्या किया, नॉमिनेट किया मेंबर्स को, फियर आ गया उनमें ब्रेकडाउन का एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके बाद गवर्नर जनरल हैड कंट्रोल ऑन की डिपार्टमेंट्स, गवर्नर जनरल का कंट्रोल था की डिपार्टमेंट्स पर। इलेक्टिव एलिमेंट्स बिकेम स्ट्रॉन्ग इन द लेजिस्लेचर, इलेक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है लेजिस्लेचर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन था जो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से इंडिया में। ये ग्रेजुअली फॉर्मुलेटेड था जो कि स्टार्ट हुआ सीमन कमीशन से। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इसमें शामिल थी। वाइट पेपर 1933 एंड JSC। इट वाज अ लेंथी डॉक्यूमेंट। ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था जो पास किया गया था जुलाई 1935 में, और इसने रॉयल एसेंट हासिल की थी अगस्त 1935 में उनकी तवज्जो 1935 में। सैलिएंट फीचर्स क्या थे? इसने क्या किया था कि फेडरल सिस्टम को प्रोवाइड किया था सेंटर के साथ 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे, 6 जो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे एंड स्टेट्स विलिंग टू ज्वाइन इट, जबकि स्टेट्स रियासतें जो थी वो इसे ज्वाइन करना चाह रही थी। 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, 3 लिस्ट थी सब्जेक्ट्स की। पावरफुल सेंटर के साथ फेडरल लिस्ट है डिफेंस, फेडरल के पास डिफेंस था, पोस्टल सर्विसेज थी, एक्सटर्नल अफेयर्स थे, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन थी, जबकि प्रोविंशियल लिस्ट के पास एजुकेशन थी, पुलिस थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, जस्टिस था, एग्रीकल्चर, पब्लिक सर्विस, फिशरीज एंड फॉरेस्ट का था। और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उसके पास क्रिमिनल लॉ, सिविल, मैरिज, डिवोर्स, रजिस्ट्रेशन, बैंक्रप्सी, फैक्ट्रीज एंड सक्सेशन, ये सभी डिटेल्स मेंशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 हाउसेस जो थे सेंट्रल लेजिस्लेचर के, काउंसिल ऑफ स्टेट कंप्राइज्ड ऑफ 260 members, out of which 156 were from British provinces and 104 from 90G। काउंसिल जो था उसके पास 260 मेंबर्स थे, 156 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे, जबकि 104 जो थे वो इंडियन स्टेट में से। मेथड जो था इलेक्शन का वो इंटरेक्ट था। कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन जो थी वो सिक्योर कर ली गई थी। फेडरल असेंबली जो थी वो उसके पास लोअर हाउसेस थे, कंसिस्टेड ऑफ 375 मेंबर्स, जिसमें 375 मेंबर्स थे, आउट ऑफ विच 250 रिप्रेजेंटेड ब्रिटिश, 250 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 125 को इंडियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दे वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को मतलब एक के साथ इलेक्ट हुए थे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टरेट्स के प्रिंसिपल पर। इसके बाद स्टेट्स वर टू नॉमिनेट द मेंबर्स स्टेट्स को अपने मेंबर्स नॉमिनेट करने थे। लिमिटेड पावर्स जो थी लेजिस्लेचर को दे दी गई थी। 80% जो बजट था वो इनकी वोट से ज्यादा था। दे कुड डू लॉ मेकिंग फॉर 2 लिस्ट, बट गवर्नर जनरल जो था वो टर्न डाउन और रिफ्यूज कर सकता था बिल, कीपिंग इट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंसिडर करते हुए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अ पावरफुल गवर्नर जनरल। इसके बाद एग्जीक्यूटिव चीफ के बाद पावर थी एक्ट ऑन एडवाइस, मतलब वो एडवाइस पर एक्ट करवा सकता था, इंडिपेंडेंट जजमेंट। नेक्स्ट आ जाता थी डिस्क्रेशन थी, इमरजेंसी पावर्स थी, ऑर्डिनेंसेस थे, पावर टू रूल प्रोविंसेस डायरेक्टली थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इसने क्या किया, गवर्नर एंजॉय द पावर्स लाइक द गवर्नर जनरल इन द सेंटर। इसके बाद उन्होंने एंजॉय की पावर, डियाची जो थी अबॉलिश हो गई थी, प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो थी बन गई थी। ये नेक्स्ट पॉइंट आप छोड़ सकते हैं जी। इसके बाद आता थी फ्रेंचाइजीज जो थी वो एक्सटेंड तो हुई थी लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंड रेवेन्यू। RS5 जो उस वक्त था, जो कि नॉट ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी ऑफ RS60, ठीक है। एजुकेशन प्राइमरी के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद आ जाता जी फेडरल कोर्ट और हाई कोर्ट जो थी फॉर्म बनाई गई थी उस एक्ट के अंदर। बर्मा जो था वो सेपरेट हुआ इंडिया से। सिंध जो था बॉम्बे से सेपरेट हुआ। कमेंट्स क्या हैं? फेडरल पार्ट ऑफ द एक्ट वाज नॉट इंट्रोड्यूस। फेडरल पार्ट जो था एक्ट का वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। प्रोविंशियल पार्ट जो था इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1937 में। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी प्रोवाइडेड थी। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स वर फॉर्म्ड इन प्रोविंसेस। इसके पास स्ट्रॉन्ग सेंटर जो था वो मेंटेन था। ये एक्ट जो था इसने एक्सपेंडेड इलेक्टोरेट्स को एक्सपेंड किया। इंडियन गवर्नमेंट जो थी अंडर दिस एक्ट हैड नो कंट्रोल ओवर डिफेंस। उसके पास कोई कंट्रोल नहीं था डिफेंस पर। इंडियन लेजिस्लेचर जो था उसने अमेंड किया इसे, वो इसे अमेंडमेंट ना कर सका। फेडरल लेजिस्लेचर इलेक्टेड इंडायरेक्टली फेडरल लेजिस्लेचर सिलेक्ट हुआ। यही कुछ पॉइंट थे जो आपको बताने थे आज के लेक्चर में। सभी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5 लेक्चर्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिकली। कुछ का तो पेपर यहीं से लास्ट 2-3 लेक्चर्स और जो शुरू वाले 6वां-7वां लेक्चर है यहीं से आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।